आज जो है अपने उद्योग के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा, ठीक है। मेरे बच्चों सभी को गुड आफ्टरनून। देखो, उद्योग एक आर्थिक क्रिया है। उद्योग एक आर्थिक क्रिया है जिसमें मानव जिसमें मानव जिसमें मानव अपने दैनिक जीवन में जिसमें मानव अपने दैनिक जीवन में काम आने वाले दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु का निर्माण करता है। जिसमें दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु का निर्माण करता है, ठीक है। देखो, अब आराम से सुनो। उद्योग एक कैसी क्रिया बेटा? आर्थिक क्रिया है। अब आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है? अर्थ से जुड़ी हुई क्रिया। अर्थ से जुड़ी हुई क्रिया का मतलब क्या हो जाएगा आर्थिक क्रिया में? कि हम लोग एक शब्द लेते हैं या कई बार ऐसे बोल देते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। ऐसे बोल देते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान क्या है? आर्थिक क्रिया है। समझ भाई? कोई भी व्यक्ति, एडम स्मिथ नाम का एक व्यक्ति था जिसको इकोनॉमिक्स का जनक कहते हैं, ठीक है बेटा। हमारे भारत में राष्ट्रीय आय के जनक दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। विश्व में इकोनॉमिक्स का जो जनक है एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने एक बात कही थी कि कोई व्यक्ति अपने निश्चित वेतन से संतुष्ट नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति अपने निश्चित वेतन से संतुष्ट नहीं हो सकता। कारण मतलब जिसकी 50,000 रुपए सैलरी है उसको ये लगता है कि मेरी 60 हो जाए तो ठीक है, 65 हो जाए तो मेरे पास कुछ बचत होगी, वरना खर्चों में पूरा हो रहा है। जिसकी 10,000 रुपए सैलरी है वो उसके ये है कि अब की बार मेरे 11,000 कर देना, थोड़ा बढ़ा दे काम तो मेरे ठीक है 1,000-1,500 बचने शुरू हो जाएंगे। मतलब कोई व्यक्ति ना 50 वाला संतुष्ट है ना 1,00,000 वाला है। कोई व्यक्ति अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता है निश्चित वेतन से। इच्छाएं क्या होती है? असीमित होती है। तो एडम स्मिथ ने कहा है कि भी कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति जो है वो एक तरीके से कर सकता है। किसके माध्यम से? अर्थव्यवस्था के माध्यम से। अर्थ का मतलब है मुद्रा। अर्थ का मतलब क्या होता है बेटा? मुद्रा। व्यवस्था का मतलब क्या होता है? बंटवारा करना। समझ गए? पैसे का क्या करना? बंटवारा करना। अर्थव्यवस्था कहलाती है। समझ गए? टॉपिक आपके सिलेबस में है भारतीय अर्थव्यवस्था। समझ गए बेटा? और इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दे रखे हैं भारत के उद्योग। तो थोड़ी चर्चा अपने को इस हिसाब से करनी पड़ेगी कि भाई उद्योगों के इकोनॉमिक्स में क्या क्या योगदान है। समझ गए? टॉपिक के हिसाब से तो उस प्रकार से पढ़ा रहा हूं, तो आराम से सुनना। कभी एडम स्मिथ कहता है कोई भी व्यक्ति अपने निश्चित वेतन से संतुष्ट नहीं हो सकता, वह अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। हम हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं कि जब हम जॉब लग जाएंगे तो मेरे को वो गाड़ी लेनी है, वो मकान लेना है या वो ऐसा करना है, जो भी। तो हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं? जो भी क्रियाएं कर रहे हैं। तो निश्चित वेतन की जो बात कर रहा हूं मैं इकोनॉमिक्स में, तो आपको याद रखना है कि उद्योग भी एक आय का क्षेत्र है। देश में मान लो, राज्य में मान लो, कहीं में मान लो, उद्योग भी एक आय का सोर्स है बेटा। कृषि है वो भी एक आय का सोर्स है देश के लिए। उद्योग है वो भी आय का सोर्स है। और तीसरा सेवा क्षेत्र हो जाएगा। तो 3 श्रेणियां बांटी गई है। आराम से सुनना। कभी आय की कितनी श्रेणियां बनाई गई है बेटा? 3 श्रेणियां बनाई गई है। कौन कौन सी? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक के बाद में आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र। और एक कौन सा आ जाएगा? तीसरा तृतीयक। थर्ड बोल सकते हो, तृतीयक बोल दो, एक ही बात है। अब सुनो, हमें आय के कितने क्षेत्र बताएंगे बेटा? 3 क्षेत्र बताए गए। पहला जो प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर है ना, इसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक क्षेत्र कहते हैं। नेचुरल सेक्टर, प्राकृतिक मतलब इसमें वो क्षेत्र रखे गए हैं बेटा जो प्रकृति से हमें आय प्राप्त होती है। जैसे कि खनिजों से आय प्राप्त होती है बेटा। खनिज हमने बनाए हैं क्या?
भी अपने जैसे लोहा निकाल रहे हैं, तांबा निकाल रहे हैं धरती से, जिनसे आय प्राप्त हो रही है, तो ये तो प्रकृति के बने हुए। तो ये क्षेत्र सारे खनिज किस में आएगा? पहले क्षेत्र में आएगा। कृषि है, कृषि भी क्या है? प्राकृतिक है। तो कृषि और खनिज दोनों कौन से क्षेत्र के भाग है बेटा? हाँ, तो अब आपसे पूछे कि कृषि कौन सी क्रिया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ? तो कौन सा जाएगी? प्राथमिक। लेकिन उद्योगों को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? द्वितीयक श्रेणी में। तो उद्योग का पहला ही प्रश्न क्या है बेटा कि उद्योग कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। एक तो ये ध्यान रखना। एक बार कोई रेलवे डी ग्रुप का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि उद्योग कौन सी श्रेणी में आते हैं। तो अब आपको पता चल गया, पहले में तो प्राकृतिक है, दूसरे में क्या है? उद्योग है। तीसरा जो क्षेत्र है ना बेटा, इसको कहते हैं क्या? सेवा क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर कहते हैं। मतलब इसमें उत्पादन नहीं होता है, इसमें क्या होती है? सेवाएं प्रदान की जाती है। जैसे कि बैंकिंग है, बैंकिंग है, बैंकिंग क्या? एक सेवा है हमारे लिए। क्या हम बैंक वालों को सैलरी हम देते हैं? क्या बैंक का बिल हम भरते हैं? हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन हमें क्या है? सुविधा देता है। जहां भी चाहिए अपने को पैसे चाहिए, जो भी चीज जैसे भी प्रकार से जो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हमें सारी चीजें उपलब्ध करवाता है। फिर भी सरकार को क्या होता है? लाभ होता ही है। भी ऐसा मान लो कभी सरकार कह रही है कि भी पैसा जो है वो खाते के अंदर ही रखो, मतलब ऑनलाइन पे करो, जितना भी करो, जितना ट्रांजैक्शन करो वो ऑनलाइन करो, ठीक है। और जो लोग इस चीज से बचना चाहेंगे वो आपको ऐसे कहेंगे कि या तो हम फोन पे रखते नहीं, रखते हैं तो हम आपको, कई बार ऐसे होते हैं ना, अपने को फोन पे करके कैश लेने होते हैं तो वो लोग मना कर देते हैं, क्योंकि फिर वो उनका टैक्स लगता है, तो इसलिए वो लोग जो है करवाते नहीं है। तो एक बात ध्यान से सुनो, सरकार क्यों कह रही है? सरकार ये कह रही है सारे बैंकों का एक बैंक है जिसको हम आरबीआई कहते हैं, बैंकों का बैंक, हमारा राष्ट्रीय बैंक कौन? आरबीआई। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई की मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है बेटा। तो वहां पर जो है ये अगर सारे अकाउंट में पैसा है ना, तो वो इकट्ठा एक ब्रांच में शो करेगा, हमारा एसबीआई का अकाउंट है तो, और वहां से वो सारा पैसा कहां शो होगा? देश के खाते में शो होगा। भी देश के लोगों के या खातों में इतना पैसा पड़ा है हमारे पास, और उस हिसाब से हर चीज का देश के अंदर जो विदेश से कोई सामान आना है, लेना है, खरीदना है, सौदा करना है, तो वो देश की ताकत के आधार पर होता है। 71-72 के आसपास जो, या 62 से 65 के बीच में हमारे देश की जो हालात थी, बहुत बुरे हालात थे देश के। क्योंकि बेटा एक बड़ी सिंपल सी बात थी, कभी 304 सालों तक तो अंग्रेजों ने यहाँ पर राज किया। तो यहाँ पर जैसे खनिज है बेटा, उद्योग है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारे किसके थे? अंग्रेजों के थे, वो यहाँ से ले गए। 47 में हम आजाद हुए, आजाद हुए तो देश का विभाजन हो गया। अब कपास उत्पादन वाली भूमि किसके हिस्से में चलेगी? पाकिस्तान के हिस्से में चलेगी। जूट उत्पादन वाले, हमने जूट पढ़ा था तो उसमें पढ़ा भी था, वो बांग्लादेश के हिस्से में चलेगी बेटा। तो अब देश के उद्योगों पर विपरीत प्रभाव तो पड़ा ही होगा। देश के जो सूती वस्त्र उद्योग है, जूट उद्योग है, उनमें कच्चा माल कमी हो गई तो देश में वो हालात थी। 48 में हमने 47 में ऐसा प्रयास किया कि देश को जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत कैसे करें। तो उस समय हमारे उद्योग व वाणिज्य मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, और प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन दोनों के प्रयासों से औद्योगिक नीतियां बनाई गई कि उद्योग अच्छा क्षेत्र है देश को आय के लिए। तो हमने 6 अप्रैल 1948 को पहली उद्योग नीति बनाई थी बेटा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। इस नीति में, ये नीति हमने क्यों बनाई? प्लान हम कब बनाते हैं? जब अपने को अच्छे आधार पर चलना होता है। हम टाइम टेबल भी तो बनाते हैं बेटा कि हमें अच्छा पढ़ना है। तो इन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए औद्योगिक नीति बनाई। देश की पहली उद्योग नीति 6 अप्रैल 1948 को बनाई गई थी। 47 में हम आजाद हुए थे, आर्थिक स्थिति अपने को संभालनी थी देश की, तो हमने उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया। तो 6 अप्रैल 1948 को हमने पहली उद्योग नीति बनाई। पहली उद्योग नीति 1948 में बनाई, पर 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है उसको लेकर विवाद हो गया था। बताइए आपको, उन्होंने पीओके वाला जो विवाद था, हरि सिंह राजा थे जम्मू कश्मीर के, फिर उन्होंने, क्योंकि जब भारत का एकीकरण हो रहा था बेटा, तो सारी रियासतों को स्वतंत्र छोड़ा गया था। भी आप पाकिस्तान जाओ तो पाकिस्तान जा सकते हो, यहाँ भारत में शामिल हो तो हो सकते हो। जम्मू कश्मीर ने कहा कि मैं किसी में भी शामिल नहीं होगा, मैं स्वतंत्र रहूंगा।
तो पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया तो वहां के जो राजा हरि सिंह जी थे वो भागकर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली आए, जवाहरलाल नेहरू जी को कहा कि वो तो ऐसे लड़ाई करते हैं, हम तो आपके साथ ही मिलना चाहते हैं। तो फिर वो ऐसे करके वो मामला विवादित रहा। 48 में कुछ ज्यादा विशेष हम लोगों ने ध्यान नहीं दे पाए, पर फिर भी हमने प्रयास किया भी देश को इस स्थिति से निकालना है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने 2 साल अच्छा इसका अपने को परिणाम मिला। उद्योग नीति के तहत अच्छे उद्योग बढ़े, बट एक दिक्कत आई 1951 में 51 में 51 में हम 5 ईयर प्लान लेके आते हैं, पंचवर्षीय योजना लेके आते हैं। पता है ना आपको 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना जो है। तो फिर हमने पंचवर्षीय योजना के साथ साथ इस नीति पर भी काम किया। तो देखो 2 प्लान हो गए, एक 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना, एक ये उद्योग नीति है इंडस्ट्रियल प्लान। तो इसमें दोनों के तहत हम लोगों ने 56 तक बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट 56 में तो आएगी, 5 सालों की है। और हमें जब अच्छा परिणाम लगा, हमने 56 में देखा भी उद्योग नीति से तो बहुत अच्छे उद्योग बढ़ रहे, तो फिर हमने कहा भी ये तो हो गई पुरानी उद्योग नीति, ये तो ठीक चल रही है, एक इससे अच्छी और कोई प्लान कर दे, एक उद्योग नीति और बना दे। तो 30 अप्रैल 1956, पहले 6 अप्रैल 1948 है बेटा, दूसरी 30 अप्रैल 1956 को हमने दूसरी उद्योग नीति बना दी और दूसरी पंचवर्षीय योजना भी स्टार्ट हो गई। इसमें भी हम लोगों ने कई उद्योग स्थापित किए, आरबीडी राउरकेला है ना, बिलाई है, दुर्गापुर है, कई उद्योग दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी हमने स्थापित किए। तो इसका मतलब हम देश को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयासरत थे। बट दिक्कत ये हुई कि 4-5 साल बाद में जैसे ही देश संभलने लगा, 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है। और युद्ध किसी देश में होना दूसरे देश के साथ आर्थिक स्थिति को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। आप यूक्रेन की हालत देख पा रहे हो, और एक बार तो जड़ें रूस की भी हिली हुई है, जब पूरे विश्व में इसमें आयात निर्यात जो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया था। तो हालात, इकोनॉमी पर फर्क पड़ता है बेटा युद्ध के कारण। तो हम तो पहले ही हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, हम तो फिर प्रयास कर रहे थे कि हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे। तो हमारा 62 में चीन के साथ युद्ध होता है, और अफसोस इस बात का कि वो युद्ध हम हार भी जाते हैं। अब विश्व स्तर पर एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है, उसमें एक दिक्कत है क्या, कि जो देश अच्छी स्थिति में है वो देश कहीं से भी लोन ले सकता है, कहीं से हथियार मंगा सकता है, कुछ भी कर सकता है, दूसरे देश उसका सहयोग कर देंगे। एक तो हमारी आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर है, दूसरी बात हम युद्ध में हारा हुआ देश है, युद्ध में हारा हुआ देश है, तो कोई हमारा सहयोग भी नहीं करना चाहता था। पर फिर ठीक है भी, चलो हम हार गए। हारने के बाद हमने फिर वापस से उद्योगों की तरफ ध्यान देना शुरू किया, तो भी अब ऐसे इसको लेके तो नहीं बैठ सकते, अपने को उद्योगों को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। हमने 3-4 साल बहुत अच्छे से और काम करना शुरू किया, क्योंकि कर्मठ लोग थे उस समय के भारत के जो लोग थे। तो उन्होंने, पर 65 में फिर से युद्ध हो गया, 1965 का भारत चीन युद्ध, फिर से युद्ध हो जाता है। हाँ, तो ये एक बार 65 के युद्ध के बाद फिर देश को हानि हुई। ऐसा करके जैसे तैसे करके हमने फिर 5 साल और प्रयास किया कि क्या पता हम अब अच्छी स्थिति में आ जाए। तो अच्छी स्थिति में आने के लिए 1971 में 71, 72, 75 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। फिर देश में दिक्कत हुई। योगेश जाके हो गया, अरे रुको, नीचे दे देते इमरान से। हाँ छोड़ो, मैं आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि भाई ये युद्ध होने के बाद में ना 71 वाला जो युद्ध हुआ, तो देश को बहुत बड़ी हानि हुई। बट 71 वाले में एक दिक्कत थी, 71 वाले युद्ध में उसमें हमारी स्थिति ठीक थी, क्योंकि फिर पाकिस्तानी तो था सामने, तो उसमें स्थिति हमारी ठीक थी। बट ठीक होने से क्या होता है, 75 के आसपास आती देश में आंतरिक अस्थिरता के कारण पूरे देश में क्या कर दिया जाता है, आपातकाल, इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है। 71-72 के बाद में ये 75 के आसपास। अब आपातकाल आप सोच के देखो भी, लॉकडाउन 1 साल कुछ महीनों का रहा था, तो सारे लोग यही कह रहे थे कि देश का विकास जो है वो रुक जाएगा और देश जो है लगभग 5, 7, 10 साल पीछे चला जाएगा, ऐसा सभी का मानना था। तो आप सोचो कि उस समय का जो आपातकाल लगा है पूरे देश के अंदर, तो कितनी बड़ी देश ने हानि झेली होगी।
फिर हमने वापस से फिर प्रयास करने शुरू किए, उद्योग में और नई नीतियां हम लोग लेके आए। तो ये 5, 7, 10 साल बाद में 75 के 10 साल 85 तक हमारा काम जो है वो बहुत ही अच्छे से तक हम लोगों ने चलाया। बट 85 के बाद हमारी जो देश की राजनीतिक स्थिरता थी ना, वो नहीं रही। बड़े लोग जो थे वो एक ही बात कहते थे भी, जैसे गांधी जी ने कहा कि अगर आपको देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो आप गांव की तरफ ध्यान दो, ऐसा गांधी जी का कथन था भी आप गांव का विकास करो, ग्राम पंचायतों का गठन करो, है ना, ऐसी बातें जो है। तो ग्राम पंचायतों से प्रश्न भी पूछा गया इस बार, है ना, कोई आर्टिकल पूछा गया है ना, ग्राम सभा का पता नहीं कोई सा ऐसा आर्टिकल भी आया था। तो बेटा ऐसे करते करते हमारे 1987 के आसपास हमारी पहली बार सरकार गिरती है, सेंटर में सरकार गिर जाती है बेटा 89 में। कांग्रेस की सरकार थी, सरकार गिरती है 89 में। अब सरकार गिर गई 89 में, ये कितनी बड़ी बात है, पूरे देश में चुनाव होंगे वापस से, आर्थिक स्थिति कमजोर है, सरकार गिर चुकी है, काम नहीं हो रहा है। तब हम फिर बुरी हालत, फिर हमने जल्दी से निर्णय लिया कि तुरंत प्रभाव से दूसरी सरकार बनाई जाए और बिठाई जाए। हमने 90 में दूसरी सरकार बना के बिठा दी, मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में बना के बिठाई सरकार। वो 1 साल ही काम नहीं कर पाई बेटे, 1 साल बाद फिर वो सरकार गिर गई। तो 2 देश को ऐसी घटनाएं का सामना करना पड़ा। अब 91 में चुनाव होने, 91 के चुनाव प्रचार के दौरान गांव के विकास के लिए राजीव गांधी उस समय युवा नेता के रूप में, देश के बहुत ही अच्छे नेता लीडर के रूप में उभर कर आए थे। उन्होंने गांव विकास के सिद्धांत पर काम करना शुरू किया, तो देश को अच्छी स्थिति में लाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन उसी दौरान 1991 के चुनाव प्रचार के दौरान ही राजीव गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। फिर एक बड़ी दिक्कत होगी, भी अच्छे देश का नेता था, भी अच्छे उनके विचार थे, या जिस प्रकार से सरकारें गिरी हुई थी, तो उस समय 91 में चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में जो हमारा देश सौंपा गया था। और उसमें एक दिक्कत थी कि 1991 में खाड़ी युद्ध के कारण हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता था बेटा, उसमें मुद्रा संकट आ गया देश के अंदर। समझ गए बेटा, क्या आ गया? मुद्रा संकट, पैसे नहीं है देश में बिल्कुल ही। तो क्या करें, या तो वित्तीय आपातकाल लगा दें। आपातकाल आप लोग पॉलिटी में पढ़ते होंगे, 3 प्रकार के होते हैं। या तो हम क्या कर दें, इमरजेंसी लागू कर दें। पर आप सोचो, जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता है, विश्व गुरु कहलाता है, ऐसे राष्ट्र में वित्तीय आपातकाल लगना एक शर्मनाक सी बात होती है। तो चंद्रशेखर जी जो है उन्होंने तत्काल प्रभाव से निर्णय लिया और आरबीआई के पास हमारा जो है सोना गिरवी रख दिया, देश का जितना भी था वो सारा सोना गिरवी रख के देश को इस आपातकाल से बचाया गया। ऐसे करके हम वापस से अच्छे सुधरने की स्थिति में आए। 99 में मेरे साथ कारगिल का युद्ध हो गया। कारगिल का युद्ध हुआ था ना बेटा पाकिस्तान के साथ, ये कारगिल का युद्ध हम लोगों ने। लेकिन अब हम उस स्थिति में थे, इतने सालों से थके आ रहे थे, पड़ोसियों ने बिल्कुल हमने तंग कर रखा था। ये सारा गुस्सा हमने 99 में निकाला, किसके ऊपर? पाकिस्तान पर। खूब मात दी एकदम, बिल्कुल धकेल दिया। लाहौर जीता था हमने 99 में, सोच के देखो, हमने जश्न मनाया लाहौर में। लाहौर में तिरंगा लहरा रहा था 26 जुलाई के दिन, लाहौर तक हमने जीता था ना। कारगिल, अच्छा हाँ, कारगिल 65 में क्यों हुआ था? अच्छा ठीक है, सुनो मेरी बात। तो 99 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें हमने पाकिस्तान को बहुत अच्छे से मात दे दी, 99 वाले युद्ध में। तो इसके बाद देश विजयी हुआ। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि भी इस दौरान एक तो देश जीत गया, हमारे पॉजिटिव पॉइंट होने लगे। अब दूसरे देश भी कह रहे हैं कि हम सहयोग, कोई ना कोई सहयोग दे देंगे। तो वहां 91 में जो उद्योग नीति बनाई गई थी हमारी देश में, जो आपातकाल की संभावना थी 1991 के आसपास, तो वहां हमने जो उद्योग बनाए उसको नवीनतम उद्योग नीति कहते हैं। कौन सी उद्योग नीति कहते हैं? नई उद्योग नीति कहते हैं। उसमें हमने 3 नारे दिए थे। कौन कौन से? भूमंडलीकरण और निजीकरण और उदारीकरण। ये 3 नारे आपको याद रखने हैं 1991 की नीति के। कौन कौन से? भूमंडलीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। ये 3 वहां 1991 में हमने नारे दिए। 99 के युद्ध के बाद हमने बहुत अच्छे से उद्योगों को संभालना शुरू किया। तब से लेकर आज तक भारतीय उद्योगों का बहुत ही अच्छा डेवलप हुआ है। आप लोगों को पता है कि हम चीनी उद्योग में विश्व में कौन से नंबर पर आ गए हैं? पहले नंबर पर। स्टील उत्पादन में दुनिया में हम तीसरे नंबर पर आ गए हैं। स्पंज जो लोहा होता है बेटा, है ना बेटा, तो स्पंज लोहा मतलब लोहे की गांठें जो होती है, कच्चा लोहा बोल सकते हो आप इसको, कच्चे लोहा उत्पादन स्पंज लोहे में हम पहले स्थान पर है।
और स्टील बनाने में हम तीसरे स्थान पर हैं। तो मतलब अब तो उद्योगों की स्थिति काफी अच्छी हो चुकी है। तो ये आपको एक तो ये याद रखना है कि उद्योग कौन सी का विषय है, द्वितीय सूची का विषय, और तीसरा क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, सेवा क्षेत्र होता है। अब रही बात कि उद्योग किसे कहते हैं, कि उद्योग एक आर्थिक क्रिया, मतलब आर्थिक पैसे से जुड़ा हुआ जो क्रिया है, कि लगाए तो पैसा चाहिएगा, चलाएं तो पैसा चाहिएगा, कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो पैसा चाहिएगा। तो इसका मतलब समस्त क्रियाएं कैसी है, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वो होती है जो पैसे से जुड़ी होती है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान आर्थिक क्रिया है बेटा, ठीक है। तो अब इन आर्थिक क्रिया में हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकृति से जो भी चीजें हमें प्राप्त होती है, प्रकृति से जो भी चीजें हमें प्राप्त होती है उनको हम क्या करें, तैयार करके, प्रसंस्कृत करके हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले वस्तु का क्या कर ले, निर्माण कर ले, वो क्या कहलाता है, उद्योग कहलाता है। उद्योग एक आर्थिक क्रिया है जिसमें हमने, उद्योग एक आर्थिक क्रिया है जिसमें मानव प्रकृति से प्राप्त कोई वस्तु उसको प्रसंस्कृत करता है, उसको तैयार करता है और अपने दैनिक में जीवन में काम आने वाले वस्तु का निर्माण कर लेता है, वो क्या कहलाता है, उद्योग कहलाता है। समझ गए मेरी बात को भी। अपने को रबर प्राप्त हुआ बेटा प्रकृति से, समझ गए, अगर रबर प्राप्त हुआ, अब रबर को तैयार करके और हम लोगों ने ये मार्कर बना लिया, मार्कर बना लिया, अब इसको अगर हम लोग रोजाना काम में ले रहे हैं तो ये जहां पर बना वो इकाई क्या कहलाएगी, उद्योग कहलाएगी। रबर प्रकृति से प्राप्त हुआ, इसको हमने तैयार करके हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु बना लिए, वो उद्योग कहलाता है। जैसे कि रबर प्राप्त हुआ प्रकृति से, आप लोगों ने मतलब कोई रबर की चेयर बना ली तो रोजाना काम में ले रहे हो, तो वो क्या एक प्रकार का उद्योग है। तो प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं जिनको हम तैयार करके दैनिक जीवन में काम में लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, उद्योग कहलाता है। उद्योग आर्थिक क्रिया है और आय में कौन सी क्रिया है, द्वितीय क्रिया। इतनी परिभाषा, यही तो लिखा है, क्या लिखा है, उद्योग एक आर्थिक क्रिया जिसमें मानव अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु का क्या करता है, निर्माण करता है, प्रकृति से प्राप्त वस्तु। उद्योगों का वर्गीकरण की बात करें तो भारत में उद्योगों का वर्गीकरण किसने किया है बेटा, कोई बताएगा क्या, भारत के उद्योगों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है, बताओ। आय का उत्पादन थोड़ी होता है उसमें, परिवहन हो गया ना, वो एक किसका पार्ट हो गया, आयात निर्यात परिवहन का हो गया, और परिवहन क्या है, सेवा ही है, ठीक है बेटा, परिवहन क्या है, सेवा है, हो गया। किसी वस्तु या सेवा को या मानव को एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया को परिवहन कहा जाता है। चाहे आप कुछ भी लेके जा रहे हो, समझ रहे हो मेरा, वो क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। तो अब देखो एक पाइपलाइन ही तो परिवहन है भी। हरियाणा, आप हरियाणा राजस्थान भी, यहां से अगर पाइप से कोई तेल ही जा रहा है ना दूसरी जगह, तो वो भी क्या कहलाता है, पाइपलाइन परिवहन कहलाता है। सड़क से जाता है तो वो सड़क, कुछ भी लेके जाओ, चाहे आप लोग सूचना देने जा रहे हो ना, खुद जा रहे हो, तो वो भी क्या है, परिवहन है। परिवहन 5 प्रकार का होता है, तो है ना, स्थल परिवहन। देखो ट्रक फार्मिंग में है, लेके क्या जा रहे हो, क्या कर क्या रहे हो आप ट्रक फार्मिंग में, हाँ तो उत्पादन ही तो लेके जा रहे हो, तो परिवहन ही कहलाएगा। देखो कृषि है, प्राथमिक में ही आएगी कृषि। अरे किसकी सेवा है भी, अपने फसलों को, ठीक है, निकाल के और खेत ले मंडी लेके जा रहे हैं, मंडी लेके जा रहे हैं, क्या सेवा करके आ रहे हो क्या आप, वो होते तो होते किसके हैं,
कहां से आते हैं पैसे? नहीं, अगर बेटा कृषि वो ट्रक फार्मिंग प्राथमिक क्रिया ही है, ठीक है बेटा। परिवहन, परिवहन मतलब जैसे देखो आप लोग ट्रेन की बात करो या बस की बात करो, अब आपको जाना है यहां से सूरतगढ़ जाना है, 10 लाख रुपए की मान लो बस है, तो क्या आपको 10,50,000 लगाने की जरूरत है क्या? ठीक है, आप यहां से कोई चीज वहां पहुंचाने जा रहे हो तो क्या आपको 10,50,000 लगाने की जरूरत है क्या? सेवा किसने दी है? सरकार ने। हमने कितने दिए? 50 रुपए। 50 रुपए में वहां पहुंच गए। तो अब ऐसा थोड़ी भी हमने तो 50 रुपए लगा लिए, सेवा कैसी हुई? ऐसी चीजें नहीं होती है। वो परिवहन है, परिवहन कौन से में आएगा? तीसरे क्षेत्र का भाग होता है। औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक विकास, औद्योगिक संकुल, तीन चीजें होती है बेटा। उद्योग का तो पता ही चल गया। औद्योगिक विकास किसे कहते हैं? औद्योगिक विकास किसे कहा जाता है? हाँ, अब इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे देखो 1950 की अगर हम बात करें, देश की जो टोटल आय है, देश की जो टोटल आय है उसमें मान लो उद्योगों से कितने रुपए गए? 50 रुपए गए, मान लो ऐसा 50 रुपए गए उद्योगों से। तो अब क्या होगा कि दो उद्योग और बढ़ गए, कब तक? 1955 तक। अब कितने रुपए जाने लगे? 100 रुपए जाने लगे। और उद्योगों का विकास हुआ, अब कितने रुपए जाने लगे बेटा? 200 सरकार के पास। ऐसा करते करते 500 रुपए जाने लगे। तो जो देखे जैसे जैसे उद्योगों का विकास हो रहा है वैसे वैसे देश की आय या अर्थव्यवस्था क्या हो रही है? मजबूत हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे औद्योगिक विकास को? कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने में जो उद्योगों का जितना परसेंट रहता है, उद्योगों का जितना रेशो रहता है, वो क्या कहलाता है? औद्योगिक विकास कहलाता है। समझ में आ गई कि देश की मजबूत अर्थव्यवस्था में उद्योगों की भूमिका कितनी है? वो क्या कहलाता है? औद्योगिक विकास कहलाता है। अब देखो औद्योगिक प्रदेश और औद्योगिक संकुल दोनों में क्या अंतर होता है? बताओ भाई। ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक ये उद्योग है जिसको हम बोल सकते हैं, कौन सा उद्योग लगाया बेटा? यहां पर सूती वस्त्र उद्योग लगाया। ये यहां पर हम लोगों ने लगा दिया कौन सा? चीनी उद्योग। ये यहां पर मान लो हमने लगा दिया कौन सा उद्योग? सीमेंट उद्योग। यहां पर लगा दिया हमने लोहा इस्पात उद्योग। और यहां पर हमने लगा दिया उन्नी वस्त्र उद्योग। बताओ किसी भी उद्योग का आपस में कोई संबंध है क्या? भाई सूती वस्त्र उद्योग को लोहा से क्या लेना है भाई? और वस्त्र ही सूती है तो ऊन से क्या लेना है? और वस्त्र अगर ऊनी है तो कपास का क्या करना है? वो तो ऊन से बनेंगे। अब दूसरी बात, चीनी उद्योग का ऊन उद्योग से क्या संबंध है भाई? कोई चीज काम की नहीं आएगी। सीमेंट उद्योग में चीनी का क्या काम है? यह मिलाई जाती है? नहीं होता है। मतलब ये वो उद्योगों का क्षेत्र है जहां पर कोई भी उद्योग किसी पर निर्भर नहीं है। ये क्या कहलाता है? औद्योगिक प्रदेश कहलाता है। मतलब इनमें से कोई एक इकाई चली भी जाए ना तो दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्नी उद्योग बंद हो गया बेटा, लोहा उद्योग पर कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं, लोहा का मतलब है कि उद्योग, लोहा जो है वो सभी उद्योगों की रोटी है। मेन जो आधारभूत उद्योग है लोहा उद्योग, क्योंकि मशीन किसकी बनी होती है? लोहे की होती है। तो वो तो बात ही नहीं, बात उत्पादन की हो रही है। मशीनें तो सारों में किसकी होगी? लोहे की होगी, वो मशीन की बात नहीं है। लेकिन लोहा उद्योग जो स्टील बना रहा है बेटा, वो क्या बना रहा है? स्टील बना रहा है, सरिये बना रहा है वो, या लोहे को शुद्ध कर रहा है। जैसे राउरकेला उद्योग है तो वो क्या कर रहे हैं? अशुद्ध लोहे को शुद्ध कर रहे हैं। चाहे चादर बना रहे हैं, सरिया बना रहे हैं, स्टील बना रहे हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं। तो इस चीज का इस सूती कपड़े से क्या लेना है? मशीन तो सभी में लोहे की होगी। अब आप देखो सीमेंट उद्योग का, मशीनें तो सभी में लोहे के, सीमेंट उद्योग के उत्पादन और चीनी उद्योग के उत्पादन का कोई संबंध बताओ? कोई संबंध नहीं है। अब एक उद्योग के जाने से, चीनी उद्योग के जाने से सीमेंट उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या इसमें गन्ने की लुगदी काम आती है क्या? तो गन्ने का रस काम आता है, गन्ना खुद काम आता है, या चीनी काम में आती है? कोई काम में नहीं आती है। सीमेंट बनाने में कोई नहीं मिलाई जाती। एक थैला सीमेंट है तो 2 किलो चीनी मिलानी है, कोई बात ऐसा नहीं होता है। तो इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। वह औद्योगिक क्षेत्र जहां पर उद्योग एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते वो क्या कहलाता है? औद्योगिक प्रदेश कहलाता है बेटा। और औद्योगिक संकुल क्या होता है? ये यहाँ पर आप समझ ही सकते हो। कभी सीधी बात है कि जहां पर उद्योग एक दूसरे पर क्या होंगे बेटा? निर्भर होंगे, वो क्या कहलाएगा? संकुल कहलाएगा। जैसे देखो ये कोई औद्योगिक क्षेत्र है, यहां पर कोई कपास मिल है बेटा,
ठीक है बेटा, कपास मिल लगाई। इसके बाद में यहां पर कताई उद्योग लगाया, ठीक है। उसके बाद में एक हमने लगाया बुनाई उद्योग, ठीक है बेटा। फिर अपने दोनों की फिनिशिंग मतलब कपड़ा, और उस कपड़े से आगे लिख देते हैं अपने गारमेंट्स। समझ गए क्या बेटा, जींस बन गई, शर्ट बन गई, गारमेंट्स। अब देखो, क्या उद्योग एक दूसरे पर निर्भर है? क्या एक उद्योग को निकाल दे तो दूसरे पर कोई प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा ना बेटा। ये क्या कहलाता है? औद्योगिक संकुल कहलाता है। ये +2 की बुक में लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। औद्योगिक प्रदेश और औद्योगिक संकुल में क्या अंतर होता है? संकुल में याद रख लेना, उनका विकास क्या होगा? सामूहिक होगा। क्या होगा बच्चों? सामूहिक, मतलब सारे चलेंगे तो ही। अब देखो, मील चलेगी तो ही धागा बनेगा, धागा बनेगा तो ही बुनाई होगी, बुनाई होगी तभी क्या बनेगा? कपड़ा, और कपड़ा होगा तो क्या बनेंगे? गारमेंट बनेंगे। मतलब सारे उद्योग चलेंगे तो ही इनका विकास होगा। तो वो उद्योग जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं वो औद्योगिक संकुल होता है। औद्योगिक प्रदेश में जरूरी नहीं है कि उद्योग एक दूसरे पर क्या हो? निर्भर हो। समझ गए मेरी बात को? इसमें सामूहिक विकास होना जरूरी है। तो 3 नाम लिखे हुए हैं बेटा कि उद्योग किसे कहते हैं। तो पता चल गया कि कोई हमें चीज प्रकृति से मिली, उसको तैयार करके हम हमारे जीवन में काम आने वाली वस्तु बना लेंगे। वो छोटा या बड़ा प्रकार अलग हो सकता है, लेकिन उद्योग किसे कह सकते हैं हम लोग? तो उद्योग तो ये हो, देखो हमारे आसपास के क्षेत्र में गेहूं का भरपूर उत्पादन होता है ना। मतलब गेहूं उत्पादन प्राथमिक क्रिया है, मतलब प्राकृतिक है। प्राकृतिक। अब अपने को गेहूं की, अपने आजकल तो नहीं करते, पहले जो होते थे तो हम गेहूं की जो हार्ड हार्ड तिलियां होती थी ना बेटा, वो इकट्ठी करते थे, इतनी सारी इकट्ठी करके बांध के घर पे छोड़ देते थे। सीजन खत्म होने के बाद, मतलब ये गेहूं वगैरह काटने के सारा ये सीजन खत्म होने के बाद, घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति होते थे, दादी है, नानी है, वो उसको बैठे बैठे बुनती रहती थी बेटा। और बुन के एक चपाती बॉक्स बना देती थी, रोटियां रखने के लिए एक डिब्बा तैयार कर देते, चपाती बॉक्स जिसको अपने कहते हैं, है ना बेटा। तो वो भी एक प्रकार का उद्योग है। जैसे तिलियां हमें कहां से प्राप्त हुई? प्रकृति से प्राप्त हुई। हमने क्या किया? उसको प्रसंस्कृत किया और रोजाना काम में आने वाली एक वस्तु बना दी, तो वो क्या कहलाएगा? उद्योग कहलाएगा। अब छोटा है तो लघु उद्योग या कुटीर उद्योग या इसमें रख देंगे, बड़ा है तो वो एक सीमा निर्धारित की गई है। अब नई MS में वो पढ़ेंगे हम लोग, नीति के तहत कितने करोड़ रुपए की लागत तक तो लघु उद्योग होते हैं, उससे मध्यम उद्योग होते हैं, वो सारी चीजें अपने इसमें पढ़नी है। तो औद्योगिक उद्योग किसे कहते हैं? औद्योगिक विकास क्या है कि देश की जो आय है उसमें उद्योगों से कितना % जा रहा है। मान लो कि देश की 100% जो आय है बेटा, उसमें सारे क्षेत्रों से आ रहा होगा ना बेटा, भी कुछ तो आ रहा होगा उद्योगों से, कुछ आ रहा होगा कृषि से, कुछ आ रहा होगा बैंकिंग या सेवा क्षेत्र से, ठीक है, आयात निर्यात से, जो भी। तो अब इस क्षेत्र से इतनी जो आय इनकम आती है, तो मान लो उद्योग का कितना % है? 25% है। उद्योग देश की आय में कितना दे रहा है? 25%। और अगर ये उद्योग 5, 7, 10, 20 और लग जाए तो ये कितने % दे गया? 27%। अब देखो, जैसे जैसे उद्योग बढ़ रहे हैं तो पैसे सरकार के पास ज्यादा जा रहे हैं, और ज्यादा पैसे आने से देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है? मजबूत होती है। तो औद्योगिक विकास क्या कहलाता है बेटा? कि देश की मजबूत अर्थव्यवस्था में उद्योगों की जो भूमिका होती है वो औद्योगिक विकास कहलाती है। लिखे, औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास। इसमें लिख लो आप लोग बेटा, देश की मजबूत अर्थव्यवस्था में, देश की मजबूत अर्थव्यवस्था में उद्योगों की भूमिका। देश की मजबूत अर्थव्यवस्था में उद्योगों की भूमिका क्या कहलाती है बेटा? औद्योगिक विकास कहलाती है बेटा, औद्योगिक विकास कहलाती है। तीसरा लिखो, नई लाइन से लिखना, उद्योग द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, या उद्योगों को द्वितीय श्रेणी में रखा गया है, उद्योगों को द्वितीय श्रेणी में रखा गया है। उद्योगों को द्वितीय श्रेणी में
रखा गया है। लिख लिया? ठीक है। लाइन नंबर 3, उसमें एरो लगा के लिखना है और हेडिंग लगा दो बेटा, ये औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेशों में लिखो औद्योगिक प्रदेश, पहले परिभाषा लिख लो और परिभाषा में लिखो वह औद्योगिक क्षेत्र, वह औद्योगिक क्षेत्र जहां उद्योग एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, जहां उद्योग एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। लिख लिया? इसमें आगे लिख देना वह औद्योगिक क्षेत्र जहां, हाँ, भारत में औद्योगिक प्रदेशों के विभाजन का श्रेय, भारत में औद्योगिक प्रदेशों के विभाजन का श्रेय ट्रिवार्था व बर्नर को दिया जाता है। ट्रिवार्था व बर्नर को दिया जाता है। ट्रिवार्था व बर्नर, दो व्यक्ति है बेटा, ट्रिवार्था और बर्नर, इन्होंने भारत के औद्योगिक प्रदेशों को बांटा है बेटा। लिख लिया? अब इसके बाद में आपको लिखना है औद्योगिक संकुल, हेडिंग लगाओ औद्योगिक संकुल। और अब इंग्लिश का नहीं पता बेटा, देख लेंगे। तो औद्योगिक संकुल, औद्योगिक संकुल में लिखो वह औद्योगिक क्षेत्र, वह औद्योगिक क्षेत्र वह औद्योगिक क्षेत्र जहां उद्योगों का विकास सामूहिक होता है, जहां उद्योगों का विकास सामूहिक होता है, मतलब सारे एक साथ चलते हैं, जहां उद्योगों का विकास सामूहिक होता है, सामूहिक होता है। लिख लिया? जहां उद्योगों का विकास क्या होता है? सामूहिक होता है। तो ये तो हो गए औद्योगिक विकास, औद्योगिक प्रदेश और औद्योगिक संकुल। लगाओ, हेडिंग लगाओ भारत के मुख्य औद्योगिक प्रदेश, भारत के मुख्य औद्योगिक प्रदेश, भारत के मुख्य औद्योगिक प्रदेश। वो क्यों नहीं आपके साथ आते हैं? हाँ? उनकी चोट लगी किस कारण? कब हुआ? क्या बता, परसों शनिवार को जो आपको बताया गया था ना, सर आए थे ना अनिल जी, सिन्हा जी, उनका वो एक नाम ज्यादा ही बार लिया गया था, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा करते हो तो हो जाएगा। तो मैंने कहा कहीं उसके बाद में तो नहीं हुआ गया। तो हाँ, अरे मनोज इंडिया का मैप नहीं पड़ा क्या इसमें? चलो बनाओ रे सारे फटाफट, साथ साथ में बना लो इसको, बना लो फटाफट, मैप बनाओ इंडिया का। हाँ, हेडिंग के नीचे तो प्रदेश चित्र में बना देता हूँ बेटा, फिर याद जल्दी हो जाएंगे।
इसमें सबसे पहला औद्योगिक प्रदेश आपको बनाना है यहां से ये, आराम से पहले देख लेना जो उसके बाद में बनाना है। ठीक है, इसका नाम है छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। छोटा नागपुर है औद्योगिक प्रदेश, समझ गए। और ये जो औद्योगिक प्रदेश है बेटा, ये किसके लिए जाना जाता है बेटा? लोहा उद्योग के लिए। कौन से उद्योगों के लिए जाना जाता है? ये छोटा नागपुर का पठार जो है वो लोहा के लिए पता है, ये क्षेत्र में सबसे ज्यादा झारखंड वाला क्षेत्र आएगा, तो लोहा ज्यादा निकलता है छोटा नागपुर के पठार को। इसको भारत का रूर प्रदेश कहते हैं ना, पढ़ा है हमने जब भौतिक प्रदेश पढ़े हैं तो इसके बारे में, तो यार लोहा ये सबसे ज्यादा हो जाए। इसके बाद में जो है अगला जो प्रदेश आपको बनाना है वो है ये वाला, इसको कहते हैं हम लोग कोलकाता, लिख दो, या कलकत्ता हुगली औद्योगिक प्रदेश। तो अब बताओ भाई, पश्चिम बंगाल के आसपास में कौन से उद्योग ज्यादा है? मैंने आपको जूट में पढ़ाया होगा कि इसके किनारे सर्वाधिक कौन से उद्योग है बेटा? जूट उद्योग है, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है वो जूट उत्पादन में हमारा अग्रणी राज्य है। ठीक है, तो जूट और दूसरा लिख देना बेटा लोहा, जूट और लोहा उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके बाद में अगला जो औद्योगिक प्रदेश है वो आपको बनाना है थोड़ा सा ऐसे, केरल वाले हिस्से को छोड़ देना, कर्नाटक वाला थोड़ा हिस्सा लेना है और तमिलनाडु वाला हिस्सा लेना है। तो ये वाला जो औद्योगिक प्रदेश आपका होगा ये कहलाएगा बंगलुरु कोयम्बटूर चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। भी देखो बंगलुरु किसका भाग आ गया? कर्नाटक का भाग आ गया, ये दोनों भाग किसके आगे? तमिलनाडु के आगे बेटा। ठीक है, इसमें आप लोग लिख देना सूती वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, सूती वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक हो। इसके बाद में ये जो हिस्सा बचा हुआ है इधर यहां पर, ये वाला, ये वाला जो औद्योगिक प्रदेश है, तो इसमें आप लोग लिख दो कोची, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये कौन से उद्योग के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है बेटा? मसाला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि केरल में हमने पढ़ा ना मसाले सबसे ज्यादा होते हैं, केरल में मसालों का घर कहते हैं। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद में अगला जो अपने को देखना है वो देखना है कि ये वाला जो औद्योगिक प्रदेश है यहाँ, इस वाले प्रदेश को कहते हैं हम लोग मुंबई, नागपुर, मुंबई, पुणे और नागपुर। यहाँ एक और आता है बेटा, कोल्हापुर भी नाम आता है यहाँ पर एक। ठीक है बेटा, कोल्हापुरी चप्पलें प्रसिद्ध है ना बेटा, चमड़े के लिए जाना जाता है।
तो इसमें आप मुंबई और ये वाला जो क्षेत्र है ये तो किसके लिए आ जाएगा, सूती वस्त्र के लिए, ठीक है बेटा। और एक यहां पर आप लोग लिख देना चमड़ा उद्योग के लिए। ये जाना जाता है। इसके बाद में गुजरात का जो भाग आएगा ये तो आप लोग अच्छे से जानते हो बेटा, अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश। इसका जो नाम लिखना है अपने को, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा औद्योगिक प्रदेश, ये स्पेशल लगा दो बेटा सूती वस्त्र के लिए, और नमक के लिए। नमक सबसे ज्यादा पड़ा है ना हमने, गुजरात में होता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों को देखना है दिल्ली के आसपास का औद्योगिक प्रदेश। ये बेटा मोटर गाड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है, मोटर गाड़ी उद्योग, जैसे गुड़गांव वगैरह है, हाँ सुजुकी वाले जो ये, तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ये इतने औद्योगिक प्रदेश आपको याद रखने हैं। अब बाकी जो क्षेत्र है ये औद्योगिक दृष्टि से क्या है, पिछड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। हाँ तमिलनाडु आ गया ना बेटा इसमें, कहाँ है तमिलनाडु, ये रहा, ये सीमेंट। राजस्थान में कुछ क्षेत्र मतलब औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत नहीं है वो, कि जैसे राजस्थान सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास चूना पत्थर सबसे ज्यादा है, चूना जो है ना बेटा जिप्सम, क्योंकि चूना काम में आता है सीमेंट बनाने में, तो इस हिसाब से अग्रणी है। जैसे सानू प्रदेश है जैसलमेर वाला, वहां सीमेंट उद्योग की स्थापना का विशेष है। चित्तौड़गढ़ जेके निम्बा हेड़ा, चित्तौड़गढ़ नाम सुना होगा, तो वो प्रसिद्ध है। तो ये कई चीजें, लेकिन औद्योगिक प्रदेश में नहीं है। औद्योगिक दृष्टि से मूलतः राजस्थान वाला हिस्सा मतलब मरुस्थलीय हिस्सा, और बीच वाला जो मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है मतलब मध्य भारत, और ये वाला भारत मतलब पूर्वोत्तर भारत और उत्तरी भारत, ये औद्योगिक दृष्टि से क्या है, पिछड़े हुए प्रदेश है। ये इस प्रकार का जो विभाजन किया है ये किया है त्रिवार्था और बर्नर ने, ठीक है बेटा। ये औद्योगिक प्रदेश, जैसे हमने पढ़ा ना कि भारत में औद्योगिक प्रदेशों के विभाजन का श्रेय त्रिवार्था और बर्नर को दिया जाता है। तो इस प्रकार से औद्योगिक प्रदेश है। इसमें जो उद्योग में अग्रणी क्षेत्र है वो आपको पता है, और जो पिछड़े हुए वो बाकी खाली पड़ा है, वो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ प्रदेश है। अब इसमें हमें बड़ा बड़ा अनुमान आ जाएगा बेटा कि इस क्षेत्र में जब हम पढ़ रहे होंगे तो कौन से उद्योगों के बारे में ज्यादा चर्चा कर रहे होंगे, सूत इनके जूट उद्योग के बारे में, और दूसरा कौन सा, इसमें लोहा उद्योग के बारे में ज्यादा बातें करेंगे। समझ गए मेरी बात को। तो ये आपका औद्योगिक प्रदेश है, बना दिया। दिल्ली के आसपास का क्षेत्र आ गया ना, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र मोटर गाड़ी, क्या क्या स्कूल में सामूहिक विकास वाला क्षेत्र में, हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। जैसे देखो बीकानेर, बीकानेर का आपको बताता हूँ, ये गंगानगर चौराहा आता है ना बीकानेर में, उससे उधर वाली साइड में जाए बाम्बू पेट्रोल पंप, और उसके सामने जाती है पुंगल रोड, है ना, पुंगल रोड पर है एम के इंडस्ट्रियल एरिया, ऐसा सा कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरे का पूरा औद्योगिक क्षेत्र है। वहां पर उन्नी उन्नी वस्त्र के जो उनसे संबंधित जितने भी उद्योग है तो वो वहां पर लगाए हुए, चाहे वो प्रसंस्कृत करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार के कपड़ा तो नहीं बनता है, पर बाकी साफ करना, धागे बनाना, ऐसी चीजें वहां पर सबसे ज्यादा होती है। तो वो पूरे का पूरा क्षेत्र संकुलित तो कहलाएगा। वहाँ बीकानेर का जो ये क्षेत्र है एम के इंडस्ट्रियल एरिया, ये किसके लिए प्रसिद्ध होगा, सूती इसके लिए, उन्नी उद्योगों के लिए, तो वो संकुल है। अब देखो गुड़गांव जो है ना बेटा, मुख्यतः आप देखो नमक उत्पादन कोई विशेष उद्योग एक प्रकार का नहीं है, लेकिन आप सोच के देखो अहमदाबाद जाना किसके लिए जाता है, सूती वस्त्र के लिए। सूरत किसके लिए जाना जाता है, कपड़ों के लिए जाना जाता है। बड़ोदरा भी किसके लिए जाना जाता है, वस्त्र के लिए। संकुल प्रदेश है ये, समझ गए मेरी बात को।
तो दिल्ली के आसपास के, अब देखो यहाँ दिल्ली के आसपास में आपको लगभग सभी प्रकार के उद्योग आपको मिल जाएंगे। तो ये किस में आ जाएगा, अलग अलग प्रकार के होंगे, तो ये औद्योगिक प्रदेश होगा। समझ गए मेरी बात को। तो ये आपके औद्योगिक प्रदेश है। बाकी जो चर्चा है वो कल की क्लास में करेंगे। ये भी मोटर गाड़ी के लिए हाँ नहीं, दिल्ली जो हमारा राष्ट्रीय वो राजधानी क्षेत्र है ना, इसके आसपास में लगभग उद्योग अपने को मिल जाए। अलग अलग होंगे, वही तो क्या होगा, प्रदेश होगा। अलग अलग उद्योग होंगे, वही तो औद्योगिक प्रदेश होंगे। गाड़ी के लिए हाँ तो मैं तो